Namaskar students. So in this lecture we will try to solve a few problems which are based on Ampere's law of magnetism. So if you recall my first lecture means first lecture on this series, like divergence of B and curl of B. Then I have explained that divergence of B that gives 0, that means magnetic monopole does not exist, and then curl of B that gives mu 0 j, and that what we have called, that is the Ampere's law of magnetism in differential form. If you convert this differential form of Ampere's law in integral form, so that gives line integral of closed path of magnetic field B dot dl, so that is equal to mu 0 current enclosed in the closed path. So what we have called that closed path is known as the Amperian loop. So if I remember, तो in last class मैंने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो जिसमें एक प्रॉब्लम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट लॉन्ग स्टेट वायर, तो उसमें एम्पियर्स लॉ लगा के हमने सॉल्व किया था. सो दैट वाज वेरी इजी. एंड योर प्रॉब्लम जो समस्या थी, जो सवाल सॉल्व करना था हमको, जो हम लोग अगर लॉरेंस बायो-सेवर्ट लॉ अगर अप्लाई करके सॉल्व करते, तो जो 2-3 पेज में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो जस्ट 4 लाइन 5 लाइन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ही फिर हम लोगों ने एक और प्रॉब्लम किया था, जिसमें एक सिलिंड्रिकल वायर है और उसका रेडियस ए है, और करंट अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तब सिलेंडर के बाहर, मतलब वायर के बाहर और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे एम्पियर्स लॉ. और फिर उसमें हमने एक मतलब इमेजिनरी क्लोज लूप ड्रा करेंगे, एम्पेरियन लूप, फिर हमने कैलकुलेट किया था. फिर एक बी प्रॉब्लम था जिसमें करंट डेंसिटी जो प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर. ओके, so in today's lecture we will try to use Ampere's law of magnetism just to find out the magnetic field due to a solenoid. तो सोलेनाइड शायद आप लोगों ने 10+2 में इसका थोड़ा सा आइडिया होगा. सोलेनाइड अगर एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर ले या एक सिलिंड्रिकल पाइप ले, और सिलिंड्रिकल पाइप पे अगर हम वायर को चारों तरफ बहुत टाइटली अगर मतलब रैप कर दें, लपेट दें, तो जो भी शेप बनता है मतलब वो सोलेनाइड कहलाता है. ठीक है, तो इस केस में, सोलेनाइड केस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे. फिर एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू द सरफेस. अगर सरफेस करंट दिया हुआ है तब एम्पियर्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, उस केस में देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव रिटन हियर. So that is the find out the magnetic field of a very long solenoid consisting of n closely wound turn per unit length. Here if you remember, यहाँ पे जो n दिया है that is the number of turn per unit length. एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वायर होगा, कितना तार लपेटा जाएगा, that is basically n on a cylinder of radius r carrying स्टेडी करंट आई. मतलब जो वायर लपेटा गया हमने दिखाया फिगर में, ये एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है. इस सिलेंडर में अगर वायर को अगर लपेट दिया जाए इस तरीके से, अगर देखें तो ये लपेट दिया गया है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो भी शेप बनता है इसी को बोलते हैं सोलेनाइड. ठीक है, सोलेनाइड का बहुत महत्व है मैग्नेटिक फील्ड केस में. क्यों महत्व है उसको हम लोग आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे. इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिखाया, बट इसमें स्पेस नहीं रहता, बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं. अगर देखें तो एन क्लोजली बाउंड टर्न्स, बहुत क्लोजली, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं रहता है, बट एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी टाइटली बाउंड, और देयर इज नो स्पेस बिटवीन द वायर्स. बट आई हैव जस्ट फॉर क्लैरिटी आई हैव, मतलब आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे थोड़ा सा स्पेस दे दिया है. ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. अब अगर इस फिगर को, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को एम्पियर्स लॉ यूज करते हुए. ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो अब मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था इसके पहले, अगर वायर है या सिलेंडर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो होता है, अगर वायर में मैग्नेटिक फील्ड वायर के एलांग फ्लो होता है, वायर के एक्सिस के एलांग फ्लो होता है, तो अगर हम अपने दाहिने हाथ से अगर उस वायर को पकड़ें, जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो हमारा अगर करंट की डायरेक्शन हो या वायर की डायरेक्शन हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो जो हमारी चारों उंगलियां होंगी जो बेंड करेंगी, वो उंगलियां जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एजीमुथल होगा। अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर इस वायर को पकड़ें तो हमारा अंगूठा जो है वो सिलेंडर की एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा, और जो वायर हैं जो लपेटे गए हैं सिलेंडर में, मतलब जो करंट फ्लो हो रही, वो उंगलियां जो होंगी हमारी, अगर देखें, अगर सिलेंडर को अगर पकड़ें अपने हाथ से, अंगूठे को अगर सिलेंडर की एक्सिस की तरफ पॉइंट करें और उंगलियों को सिलेंडर से पकड़ें, तो हमारी उंगलियां जो होंगी जैसे जो तार बंधा हुआ है सिलेंडर में उसी तरीके से दिखेगा, एग्जैक्टली यही शेप बन के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है करंट जो है एजीमुथल डायरेक्शन में है, मतलब सर्कमफेरेंशियल है करंट। तो अब इसलिए अगर इस केस में देखें, अगर हम राइट हैंड रूल लगा के अगर सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, तो इस केस में अगर देखें, अगर उल्टा करें, पहले क्या था, पहले जो करंट और वायर की डायरेक्शन उंगलियों की डायरेक्शन में थी, तो मैग्नेटिक फील्ड उंगलियों की जो चारों उंगलियां थी उस डायरेक्शन में थी। अभी क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है वो चारों उंगलियों की डायरेक्शन में है। अब इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा अंगूठा होगा, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी या जो सिलेंडर का एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अगर ये हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियां हैं चारों, और ये अंगूठा है, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो हम लोग ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, जस्ट बाई राइट हैंड रूल। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने एक फिगर और बनाया है, अगर ये क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब क्लोजली बाउंड है, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, बट एक दूसरे से सटी हुई हैं, तो मतलब ये करंट आई जो है, अगर नंबर ऑफ टर्न लें एक यूनिट लेंथ में n है, अगर n से मल्टीप्लाई कर दें दैट विल गिव द सरफेस एरिया, सो दैट विल गिव द सरफेस करंट। तो दिस करेंट्स विल बिहेव लाइक ए सरफेस करंट। तो वो जो सरफेस करंट जो है सिलेंडर के चारों तरफ घूम रही है। अब इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस पे होना चाहिए, ये हमने समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। बट कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे एम्पियर्स लॉ यूज करते हुए। तो वही हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने आपको समझाया है। अब मान लेते हैं अगर हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम में, एम्पियर लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक क्लोज लूप चाहिए, ठीक है, क्लोज लूप चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम एक चीज़ दी, क्लोज लूप अगर लें तो क्लोज लूप ऐसा लें कि क्या करेंगे, हम दो क्लोज लूप बनाएं। एक क्लोज लूप ऐसा लें कि ये जो हमारा वायर है, सिलिंड्रिकल वायर, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के आधा अंदर हो आधा बाहर हो, एक क्लोज लूप पूरा बाहर हो, क्योंकि हमें पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितना होगा अंदर कितना होगा, हमें पता नहीं। बट हम एक रफ एस्टिमेशन दे सकते हैं, बाई अवर इंट्यूशन, बाई अवर बेसिक नॉलेज वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड अगर सिलेंडर से दूर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, ये हमारा इंट्यूशन बोलता है, बट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए अगर इसमें अगर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पी पॉइंट पर अगर यहाँ फाइंड आउट करें, तो आपको एम्पिरियल लूप बनाना पड़ेगा। एम्पिरियल लूप बनाए क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर, जिस डायरेक्शन में आपका एम्पिरियल लूप होगा, क्लोज लूप होगा, उसी डायरेक्शन में करंट है। तो करंट एक्चुअली क्लोज लूप में बाउंड नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज नो इनक्लोज करंट विद इन द एम्पिरियल लूप इफ यू कंसिडर पॉइंट पी समवेयर हियर एंड यू मेक ए एम्पिरियल लूप ऑफ दिस सिलेंडर। तो करंट ही बाउंड नहीं होगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा आउटसाइड ऑफ दिस सोलेनोइड। तो वो हमने किया नहीं है प्रॉब्लम। अगर आप ग्रिफिथ में जाएंगे बुक में तो वहाँ पे उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है कि अगर पॉइंट पी बाहर लेते हैं तो अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कमफेरेंशियल मानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है। वो हमने नहीं किया है, वो आपके लिए छोड़ दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इतना ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेंडर के अगर आपका सोलेनोइड के बाहर अगर आप जाएंगे, सिलेंडर रिमेंबर ये सिलेंडर नहीं, ये सोलेनोइड है, इसमें करंट जो है इसके सर्कमफ्रेंस पे फ्लो हो रही है। तो अगर इस केस में अगर पॉइंट पी बाहर कहीं लेंगे मतलब सोलेनोइड के, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा याद करना होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है उस सोलेनोइड का। तो सोलेनोइड का हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया, तो एक सोलेनोइड है जिसमें ये जो है करंट, ये वायर है, ये जो वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, कट कर दिया।
अब ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है। हमने बताया अभी कि राइट हैंड रूल अगर लगाएं, करंट अगर इस डायरेक्शन ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से सर्कुलेट कर रही है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमने दो लूप बनाया है, एम्पेरियल लूप। एक लूप अंदर बनाया है ABCD लूप, और एक हमने लूप लिया है EFGH लूप। ठीक है, मान लेते हैं L इसका लेंथ है, सभी का लेंथ L है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, ये सभी साइड लेंथ है L है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वाले लूप, बाहर वाले लूप के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो बाहर वाले लूप को अगर देखें तो लूप अगर इस तरीके से चलें, क्लोज लूप, तो लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट, अगर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, करंट अगर रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मान चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो ये जो आपका अगर इस केस में देखें तो अगर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, लेट अस से फॉर लूप EFGH। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो अप्लाई एम्पियर्स लॉ इन लूप 1, तो हमने यहाँ पे लूप 1 लिखा है, सो दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। ठीक है, तो लूप 1 जो है टोटली सोलेनॉइड के बाहर है, लूप 2 जो है आधा पार्ट जो है इसका सोलेनॉइड के बाहर है, आधा पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर लूप 1 अगर उसमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें, हमने देखा कि क्लोज लूप है, तो जब क्लोज लूप है तो हम लोग एम्पियर्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl शुड बी इक्वल टू μ0 I इन क्लोज। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ EFGH ई क्लोज लूप B.dl शुड बी इक्वल टू μ0 I इन क्लोज। तो हमने ये कर दिया यहाँ पे, तो दैट इज EFGH ई होना चाहिए, यहाँ पे हम भूल गए हैं, EFGH दैट इज क्लोज लूप, तो दैट इज B.dl इज इक्वल टू μ0 I इन क्लोज। इफ यू रिमेंबर, इफ यू सी हियर, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे I इन क्लोज कितना है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनसाइड द लूप 1, बिकॉज वट एवर करंट इज फ्लोइंग, दैट करंट इज फ्लोइंग इनटू द सोलेनॉइड। जो भी करंट फ्लो रहा है यहाँ सोलेनॉइड में फ्लो रहा है, यहाँ लूप में कोई फ्लो नहीं रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लूप में यहाँ पे I इन क्लोज 0 है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप दैट इज B.dl इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग इस क्लोज लूप को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ, पाथ में ब्रेक कर सकते हैं। पाथ में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, अगर पीछे देखें तो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम E टू F अगर पाथ के लिए जाएं, फिर F टू G जा सकते हैं, फिर G से H जा सकते हैं, H से E आ सकते हैं। ठीक है, यही हमारा पाथ है, तो हम देख जा सकते हैं। अगर जाएँ यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल E टू F B.dl प्लस लाइन इंटीग्रल G टू H B.dl प्लस लाइन इंटीग्रल F टू G B.dl प्लस लाइन इंटीग्रल H टू E B.dl इज इक्वल टू 0। यही मिलेगा। अब अगर देखें तो फिर अगर प्रॉब्लम में जाएं, पीछे जाएं फिगर में, तो यहाँ पे अगर बी की डायरेक्शन अगर देखें, अगर बी है, हमें पता है बी एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ पे अगर बी की डीएल की डायरेक्शन थे तो डीएल इज अलॉन्ग द EF डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलॉन्ग द डीएल डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, वो हमने किया नहीं, अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बट अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में नहीं होगा, होगा भी बाहर तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डीएल इस डायरेक्शन में, तो ये पे यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, डीएल और बी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि B.dl FG के लिए और H के लिए HE के लिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि B एंड DL आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो रिमेंबर। और यहाँ पे अगर देखें, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हमने एक्सिस की डिस्टेंस माना था एक्सिस से, तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस इस वाले लेंथ की EF पोजीशन की डिस्टेंस एक्सिस से A है, और इस वाले की B डिस्टेंस है G और H की। ठीक है, तो अगर लिखें तो यहाँ पे DL और B अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पे रखें तो क्या मिल जाएगा, तो दैट इज B एट A फ्रॉम द एक्सिस डिस्टेंस इनटू L, दैट लेंथ ऑफ द दिस रेक्टेंगुलर शेप, दैट इज HGH। ओके, सिमिलरली इफ यू गो अगेन माइनस B.L, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूप इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये भी L है, ये भी L है,
यहाँ पे बी डॉट डी एल दोनों सेम डायरेक्शन, तो बी एल कॉस थीटा कॉस बी एल कॉस जीरो, तो बी इंटू एल हो जाएगा, यहाँ पे बी एल कॉस 180 तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा बी एट ए इंटू एल माइनस बी एट बी माइनस एल, बी एट बी इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, तो बी ए इज इक्वल टू बी बी। इसका मतलब कि अगर यहाँ देखें तो मैग्नेटिक अगर आपका पॉइंट जो है, अगर आपका पॉइंट जो है सोलेनोइड के बाहर है लूप, तो वो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, वेदर इट इज ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस और सी डिस्टेंस और 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कितनी डिस्टेंस पे है, ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दोनों की बराबर होगी। मतलब क्या है, फिगर में अगर जाएँ तो ये बोलता है फिगर में जो एक्सप्रेशन आया कि मैग्नेटिक फील्ड या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें इस सोलेनोइड के कारण, या मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालें, या इसके पॉइंट यहाँ कहीं निकालें, या यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालें, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द दिस पॉइंट, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। बट हमें पता है कि फील्ड जो है हमारा जो इंट्यूशन बोलता है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है फील्ड आउटसाइड डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट, ये हमने लिखा है कि डिपेंड नहीं करता है। हाउएवर वी नो दैट इट गोज टू जीरो फॉर लार्ज एस। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देंगे, हमें पता है म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन एस मैग्नेटिक फील्ड होता है फॉर स्ट्रेट वायर। तो अगर एस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट अस से लार्ज इन्फिनिटी, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। So that means we know that magnetic field outside of the solenoid will be equal to 0 for this case. Okay. Now if we try to find out the magnetic field in case of inside, तो अगर हम नेचर फाइंड आउट करें मैग्नेटिक फील्ड का, अब इसमें आते हैं, इस लूप में आते हैं ए बी सी डी लूप में। तो अगर ए बी सी डी लूप में देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में और डी एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे डी एल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी दोनों बी इस डायरेक्शन में है, डी एल इस डायरेक्शन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और यहाँ पे बी इस डायरेक्शन में है और डी एल जो है इस डायरेक्शन में है, ओके। बट हमने पता है कि बाहर सोलेनोइड के बाहर, अभी हमने कंक्लूड किया कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी अगर सोलेनोइड के बाहर अगर आप ये पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, ये पॉइंट ले, कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर जीरो होगा, ठीक है। तो अब अगर हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें इस लूप के लिए, अंदर वाले लूप के लिए, तो फॉर लूप 2 तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एम्पियर्स लॉ, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ, दैट इज ए बी सी डी ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम लाइन इंटीग्रल ए टू बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस डी टू ई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनक्लोज, टोटल करेंट इनक्लोज इन टू द लूप, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे दिस मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल बी टू डी, बी टू सी, दैट इज बी डॉट डी एल, और ये डी टू ई, सॉरी सी टू डी, ये दोनों जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे बी और डी एल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। मतलब दोनों को 90 डिग्री पे है, तो cos 90 इक्वल टू जीरो, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। और डी टू ई, ये टर्म हमें पता है यहाँ पे आप ये बाहर सोलेनोइड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा? ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा। तब अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगा? देयरफॉर, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पे बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बी कितना हमें पता है, बी की वैल्यू बी है, बी एल कॉस थीटा निकालेंगे तो बी एल कॉस जीरो इक्वल टू 1, तो बी बाहर आ जाएगा, एल इंटीग्रेट कर देंगे तो दैट विल गिव द लेंथ ऑफ द लूप, द रेक्टेंगल जो हमारा साइज है, तो दैट बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना है? अब इसलिए अगर इस लूप में आई इनक्लोज निकालें तो दैट इज द नंबर ऑफ टर्न इंटू द लेंथ इंटू द करेंट, ओके। सो दैट इज द आई इनक्लोज। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एन आई एल मिल जाएगा। हम अगर मैग्नेटिक फील्ड तो निकालें तो दिस एल विल बी कैंसिल्ड आउट, तो बी विल बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। सो दिस विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, ओके। अब इसको और प्रिसाइज भी अगर लिखा जाए तो हमने भी कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं सोलेनोइड करंट, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और अगर बाहर निकालेंगे तो आउटसाइड of the solenoid magnetic field will be equal to 0. Remember here, this n is the number of, remember this quantity, that n, this n is the number of turn per unit length. Why I am emphasizing? Because अभी हम लोग एक आपको असाइनमेंट देने वाले हैं टोरॉइड का, तो उसमें कुछ और होता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसका इस क्वेश्चन को देखें तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी along the
एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. नोटिस दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म. अगर यहाँ पे देखें तो फील्ड जो है यूनिफॉर्म है ना, ये देखें तो फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी एक्सेप्ट ओनली द करंट विच इज फ्लोइंग इनटू द वायर एंड नंबर ऑफ टर्न. तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जितना नंबर ऑफ करंट उसमें बढ़ाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा. ओके. एंड इफ यू रिमेंबर द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, उसमें भी हमने कैलकुलेट किया था. उसमें हमने देखा था कि अगर कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो आता है. अंदर कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे कुछ वैल्यू आती थी सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो डिस्टेंस से डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता था. तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, और वो कैपेसिटर में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो हमेशा यूनिफॉर्म होता था. इट मीन्स सोलेनॉइड in magnetostatic is exactly similar to the parallel plate capacitor in electrostatic. In electrostatic, parallel plate capacitor gives strong uniform electric field, but in magnetostatic solenoid give a strong uniform magnetic field. It means one can say that solenoid क्या है, solenoid एक डिवाइस है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमने एक सोलोनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया. तो ये आपको ये याद करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड दैट इज इनसाइड दैट इज म्यू जीरो एन आई, और आउटसाइड जीरो होता है. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है सिलेंडर के अलॉन्ग पॉइंट करेगी, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट करेगा. तो एक प्रॉब्लम है, अब हमने अगर ये सोलोनाइड लिया है, ठीक है, तो हमने ये दिखाया है सोलोनाइड है, ये सिलिंड्रिकल वायर है. अगर सिलेंडर ले, सिलेंडर के वायर सिलेंडर के चारों तरफ अगर वायर लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं, तो ये सोलोनाइड बन जाता है. ठीक है. अब अगर आप क्या करें, अगर सिलेंडर ये फ्लेक्सिबल है और अगर सिलेंडर को मोड़, अगर इस सिलेंडर को मान लो लंबा है और ये वायर पूरा लपेटा हुआ है, और सिलेंडर के इस इंड को और इस इंड को किसी तरीके से मोड़ के अगर सर्कल बनाएं, सर्कुलर शेप बनाएं, ठीक है, और इस इंड को इस क्रॉस सेक्शन को और इस क्रॉस सेक्शन को मोड़ के जोड़ दें, ठीक है, एक ट्यूब का सिंबल बनेगा ना. जैसे आपके अगर आप कार के पहिए का देखें, अगर आप बाइक का पहिए देखें, तो जो ट्यूब टायर होता है या ट्यूब होता है, अगर आप कभी ट्यूब निकाले हों तो कुछ उसी शेप में बनेगा. अगर उस ट्यूब में, अगर उस जो कार की ट्यूब है या बाइक की ट्यूब है, अगर उसके चारों तरफ वायर लपेट दें तो क्या बन जाएगा, तो वो जो शेप बनेगा दैट इज नोन एज द डोनट शेप, या उसी को बोलते हैं टोराइड. ठीक है. तो अगर सोलेनाइड के दोनों इंड को, अगर लंबा सोलेनाइड है, फ्लेक्सिबल है, और उस पर अगर उसके दोनों इंड क्रॉस सेक्शनल इंड को जोड़ दिया जाए सर्कल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, तो जो भी डिवाइस बन के आएगा दैट इज नोन एज द टोराइड. ठीक है. तो हमें अब टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो मैं आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको. तो फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोराइड. ठीक है. अब लेकिन अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो आउटसाइड ऑफ द टोराइड दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और इन साइड जो आएगा दैट इज म्यू जीरो अपॉन 2 पाई कैपिटल एन आई अपॉन एस. यहाँ पे हमने कैपिटल एन लिखा है, सोलेनाइड केस में स्मॉल एन लिखा था. ठीक है. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द solenoid inside the toroid, and this is the magnetic field outside the toroid. Remember here magnetic field will be azimuthal. Remember यहाँ पे magnetic field जो है will be along the phi direction. It will not but it will be inside the toroid. Okay. It means magnetic field will be, क्यों, अब आपने क्या किया था, अभी आपने अगर सोलेनाइड लेते, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल की डायरेक्शन में था. अब उसी सिलेंडर को आपने क्या कर दिया, मोड़ के सर्कल बना दिया. तो सर्कल बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वो एक्सिस के एलांग ही मूव करेगा. जब एक्सिस के एलांग मूव करेगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज एजिमुथल. मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है. बट द बेसिक डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनाइड एंड टोराइड इज दैट इन केस ऑफ सोलेनाइड n was the number of turns per unit length. Small n was the number of turns per unit length, but in case of toroid, capital N is taken, that is the total number of turns into the toroid. So that is the basic difference between the magnetic field of a solenoid and toroid. In case of toroid, magnetic field will be inside the cylinder, inside the solenoid, inside the coil, inside the toroid, but it will be azimuthal in direction, means it will move along the toroid, coil of the toroid, and outside magnetic field will be equal to 0. Okay. So this assignment you have to do yourself. So thanking you very much for listening this lecture. I hope it will fulfill your need, and
नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक दूसरा प्रॉब्लम आपके लिए लेके आऊँगा, अगेन बाई अप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ।